चलो, क्या टॉपिक था आपका? फंक्शंस चल रहे थे ना? फंक्शन दोबारा से बोला था स्टार्ट कराने की। हाँ, तो बताओ फंक्शन किस किस को समझ में आया था उस दिन, किस किस को नहीं आया था, किसके ऊपर से गया था? स्वीटी, आपके समझ में आया था? सर आ गया था? हाँ सर, मैंने पहले पढ़े हुए हैं। अच्छा, फंक्शन क्या होता है एक बार थोड़ा रिकॉल करवाना यार, हमें भी करवा दो थोड़ा। तो एक सेकेंड ना। अच्छा, एक सेकंड, ओके। मेरा फंक्शन निकल गया आप ये लो। सर वो पाईचार्म का लाइसेंस मिल गया 1 साल के लिए। कौन सा वाला यूज कर रहे हो, प्रोफेशनल वाला? हाँ अच्छा, चलो अच्छी बात है। सर फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको अपन बार बार यूजेबिलिटी करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसको जितनी बार कॉल करेंगे अपन वो उतनी बार कॉल हो सकता है, चाहे 2 बार 3 बार 1 बार। अपन चाहे उसको बिल्ट इन फंक्शन से यूजर डिफाइंड फंक्शंस अपन 2 तरीके से बना सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से होते हैं आपके? सर एक तो प्रिंट फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, एक इवैल फंक्शन है, और कौन सा आपका function है जो आईडी अपन हो गया, आईडी हो गया, टाइप हो गया, आईडी आ गया, टाइप हो टाइप गया, हो ये गया, बिल्ट इन फंक्शन से जो अभी यूज बिल्ट इन करे हैं फंक्शन अपन ने से। भी, हम्म। और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो अब अपन अपने इच्छा से बनाना चाहते हैं तुमने किसी भी तरीके से। तुमने एक वर्ड सिखा दिया मुझे यार। क्या सर? अपन अपन बोल के मैं भी अपन अपन बोलने लग गया। चलो कोई ना। अरे देखो कैमरा कितना OnePlus है ना, 12 Pro है ना, देखो मुस्कुरा है। एक सेकंड। Sorry for the mute. Okay. So functions are subprograms which are used to compute a value or perform a task. स्वीटी, आपका डेफिनेशन भी सही था, but functions are subprograms which are used to compute a value of program, perform a task. यानी कि फंक्शन क्या होता है, हमने जो बड़ा प्रोग्राम बनाया उसको हम सब मॉड्यूल या टास्क में परफॉर्म कर सकते हैं, छोटे छोटे टास्क में उसको तोड़ सकते हैं टुकड़ों में। जो उसका क्या होगा, हम उसको रीडेबल यानी कि डीबग करने के लिए काफी इजी हो जाएगा। डीबग का मतलब समझते हो क्या होता है? डीबग यानी कि डीबगिंग, जो एरर स्टेप होता है बाय हमारा। स्टेप चेक करना सर। नहीं, डीबग का प्रोग्राम मतलब कैसे होता है एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, और मतलब उसको इजी टू वे में समझ सकते हैं कि भाई ये फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है। ये अगर 10,000, अगर देखो लाइन के 10,000 लाइन के कोड भी रहते हैं, अगर 500 लाइन का 1000 लाइन का कोड हो, उस कोड को अगर एक क्लास बनाए, क्लास के अंदर फंक्शन, ढेर सारे फंक्शन बनाए, फंक्शंस को हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके अलग अलग क्लासेस में कॉल कर सकते हैं, तो हमें उसका आइडेंटिफाई पता लग जाएगा। जैसे एमवीसी, कभी एमवीसी एमवीटी सर्च करना कि एमवीसी क्या होता है। एमवीसी एमवीटी मॉडल व्यू टेम्पलेट एंड मॉडल व्यू कंट्रोलर होते हैं। तो देखो मॉडल व्यू कंट्रोलर तीनों का काम अलग अलग है। मॉडल क्या करता है, आपका डेटा, अब देखो एक ही पेज में अगर मैंने डेटाबेस भी बना दिया, एक ही पेज में मैंने फ्रंट एंड का बना दिया, उसी पेज में मैंने पाइथन का कोड लिख दिया, तो आपका वो कोड कितनी लाइन का हो जाएगा, 10,000 20,000 लाइन का कोड का चला जाएगा, उसमें पता भी नहीं चलेगा। डिबग करना ही बहुत खराब हो जाएगा। डिबग कैसे करें, तो फ्रंट वाला भी उसमें उसमें
कॉल करेगा और फ्रंट एंड वाला भी उसमें चेक करेगा, बैक एंड वाला भी उसमें चेक करेगा, डेटाबेस वाला भी उसमें चेक करेगा। तो एक पेज में मतलब वो इरिटेट हो जाएगा उसके लिए, वो समझ नहीं पाएगा कोड कैसे चल रहा है। डिबग करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसको डिबग करने में, प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा, और किसी को भी हैंड ओवर करेगा तो वो समझ नहीं पाएगा उस चीज को। तो एमवीटी क्या करता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट या मॉडल व्यू कंट्रोल। जेंगो, पाइथन जेंगो में होता है एमवीटी, और अदर्स में होता है जावा, सी प्लस में, जावा में होता है एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब मॉडल व्यू टेम्पलेट क्या करता है, टेम्पलेट में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा फ्रंट एंड का कोड डिजाइन होता है, आपका एचटीएमएल सीएसएस वगैरह फ्रंट एंड उसमें चला गया है। और मॉडल का काम करता है डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी डेटाबेस में आप कितनी टेबल्स शो करवाना चाहते हो, मॉडल्स के थ्रू हो जाएगा। और व्यू का मतलब क्या होता है, व्यू का मतलब होता है कंट्रोलर और मॉडल, उन दोनों को मिक्स कराना। क्योंकि मॉडल क्या होता है आपका डेटाबेस, और वो टेम्पलेट क्या होता है आपका फ्रंट एंड। डेटाबेस से तो आपका टेम्पलेट पे शो होगा जो भी चीजें शो होगी, तो क्या चीज शो करवाना है, कैसे करवाना है, किस तरह से करवाना है, वो आपका क्या करेगा, व्यू पेश करेगा। व्यू का मतलब होता है, व्यू क्या करेगा आपका, उसमें सारा पाइथन कोड लिखा आएगा। पाइथन कोड लिखने से क्या होगा, वो सारे आपका टेम्पलेट्स का और आपका मॉडल्स का का सारा वो चेक करेगा। सारा का सारा वो उसको कैसे लाना है, कैसे दिखाना है, कैसे शो करवाना है, वो पाइथन डिसाइड करेगा उस चीज को। तो व्यू में सारा पाइथन कोड लिखा आएगा, टेम्पलेट में सारा फ्रंट एंड का, और मॉडल में सारा डेटाबेस का। तो इन तीनों को सेपरेट पार्ट में बांट दिया ना। वैसे आपका फंक्शन है, कोई अगर एक फंक्शन है उसमें मैंने कैलकुलेटर बनाना है, तो मैंने एक बार बना दिया उसको, अब मैंने कोई वैल्यू डिफाइन कर दिया, लेकिन मुझे उसको अलग अलग जगह कॉल करना है, एंटायर प्रोग्राम में या फिर किसी और अलग प्रोग्राम में या किसी और फाइल में। तो हम उसको इंपोर्ट या करके एक्सपोर्ट करके, फ्रॉम लगा के इंपोर्ट करके हम उसको अलग फाइल में कॉल करवा सकते हैं, अलग अलग टाइम, मल्टीपल्स टाइम, चाहे जितनी बार हम कॉल कर सकते हैं। राइट वंस एंड कॉल मल्टीपल्स टाइम, यानी कि एक बार राइट करो उसको, एक बार लिखो, और उसको मल्टीपल टाइम कॉल करो। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं आपके, दो टाइप्स के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। पहला क्या होगा, एग्जांपल प्रिंट टाइप आईडी एटीसी, जरूरी नहीं है तीन ही है, लाखों फंक्शन है, लाखों। ऐसा नहीं है मैं तीन फंक्शन बता रहा हूँ, लाखों फंक्शन आपके बिल्ट इन, जो आपको इसमें जो प्री डिफाइंड पाइथन देता है आपको ना। उसके बाद है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करता है, जो यूजर से डिफाइन होते हैं, यूजर के थ्रू डिफाइन किए जा सकते हैं। यानी कि डेफ कीवर्ड, फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, डेफ कीवर्ड लगाया, डेफ कीवर्ड क्या है, रिजर्व कीवर्ड है, डेफ से क्या पाइथन का फंक्शन स्टार्ट होता है, डेफ कीवर्ड। उसके बाद जो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो भी हम जो नाम देना चाहें, यानी कि यूजर से जो डिफाइन करेगा, यानी कि यूजर खुद उसको डिफाइन करेगा। जो हमने ऐड लिया, सम लिया, कोई सा फंक्शन बनाया, फन लिया, फन वन लिया, फंक्शन लिया, कोई सा भी नाम दो आप उसको, तो वो कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी कि उस फंक्शन में हम अपने अकॉर्डिंग जो चीज करवाना है वो करवाएंगे। और बिल्ट इन फंक्शन में टाइप क्या है, उसकी स्पेसिफिक टास्क है उसके अंदर। जैसे रिजर्व की वर्ड्स में क्या होता है, डेफ की वर्ड क्या करता है आपका, ट्रू फॉल्स क्या करता है, इसमें इन कीवर्ड में इनकी अलग से फंक्शनलिटी डिफाइन है। तो वही जो हम यूजर डिफाइन फंक्शन करेंगे, हम उसमें क्या क्या फंक्शनलिटी ऐड करनी है, क्या क्या चीज करवाना है हमें प्रोग्राम के थ्रू, हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये रहता है आपका फंक्शन। तो फंक्शन में कोई डाउट है कि फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या कुछ डाउट है इसमें? नो सर। क्लियर हुआ सभी के? अभिषेक, फंक्शन नया टॉपिक है वैसे? यस सर, मैंने थोड़ा किया हुआ सी प्रोग्रामिंग, तो फंक्शंस के बारे में जानता हूँ। ओके ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ फंक्शंस क्या, आपके एडवांटेज क्या है फंक्शंस के? राइट वंस एंड यूज इट एज मेनी टाइम्स एज यू नीड, दिस प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। यानी कि एक बार आप उसको लिखो और उसको कहीं पर भी एंटायर प्रोग्राम में आप उसको कहीं भी कॉल करो, चाहे क्लास के अंदर से चाहे क्लास के बाहर से, डजेंट मैटर। या क्लास के अंदर उसी फंक्शन के अंदर कॉल करो, एंटायर उसी प्रोग्राम में कॉल करो, उसी फाइल में कॉल करो, या फिर अलग फाइल में कॉल करो, आप एक बार लिखो उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। फंक्शन फैसिलिटीज इजी ऑफ कोड मेंटेनेंस, यानी कि फंक्शन क्या करता है, उस कोड को मेंटेनेंस करता है आपका इजी ऑफ वे में, ठीक है। ड्राइव लार्ज टास्क इनटू मेनी स्मॉल टास्क, सो इट विल हेल्प यू डिबग कोड। यानी कि अगर बड़ा कोड होगा आपको, तो उसको छोटे छोटे पीस में वो कर देगा। जैसे केक है आपका, केक जब किसी का बर्थडे मनता है तो पीस ही करते हैं ना उसको, एक साथ तो उसको खिलाते नहीं, तो पीस कर देता है उसको, तो उसको डिबग करने में, उसको खाने में आसानी हो जाती है। तो वैसे बड़े प्रोग्राम का हम डिबग करते हैं, उसके पीस कर देते हैं, फंक्शन अलग अलग बना के, उसको कॉल करने में दिक्कत नहीं आती, तो डिबग करने में उसको दिक्कत नहीं आती। उसके बाद यू कैन रिमूव
और add new function new features to a function any times। यानी कि हम उसको एक बार बना दिया तो हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और फंक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं एक बार बनाने के बाद कहीं से भी उसको। भाई कॉल करेंगे तो वो फंक्शन कॉल होगा, उसमें चेंज किया तो फंक्शन वैसे चेंज परफॉर्मेंस करेगा उसका। अब उसके बाद होता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन एक्चुअली है क्या? We can define a function using def keyword। def keyword के थ्रू हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं by function name with parenthesis। This is also called as a creating a function, writing a function, defining a function, etc। ठीक है, सिंटेक्स लिखा, def function लिखा, फंक्शन नेम लिखा, लोकल वेरिएबल, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, रिटर्न वेरिएबल और एक्सप्रेशन। लोकल वेरिएबल्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो फंक्शंस के अंदर डिफाइन होते हैं वो लोकल वेरिएबल्स बोले जाते हैं, और इनकी जो समय सीमा यानी कि जीवन रेखा इसकी वो हमेशा फंक्शन के अंदर ही रहेगी। हम इसको फंक्शन के बाहर से कभी कॉल नहीं कर सकते, याद रखना। डेफ फंक्शन नेम वो, अगर आप विदाउट पैरामीटर लेना चाहते हो तो एम्प्टी रखो, फिर आप कॉल करते वक्त पैरामीटर पास कर सकते हो, या फिर कॉल करते वक्त यहाँ पर हम लोकल वेरिएबल डिफाइन करेंगे। यही डिफाइन करने के बाद हम उसमें पैरेंथेसिस को थ्रू कॉल करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। विदाउट पैरामीटर में ये होता है कि अंदर लोकल वेरिएबल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और फंक्शन डेफ पैरामीटर में क्या होता है? आपने यहाँ पैरामीटर दिया, आप लोकल वेरिएबल लिखो, उसमें कोई पैरामीटर पास मत करो, जब कॉल करते वक्त आप पैरामीटर पास कर सकते हो। जैसे लिखा डेफ एड लिखा, एक फंक्शन बनाया एड नाम का, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, c इक्वल टू x प्लस वाई। देखो जो करना था अंदर ही किया फंक्शन के अंदर, बाहर कुछ नहीं किया हमने। बाहर तो बस इस फंक्शन को ऐड करेंगे, कॉल करेंगे, तो कॉल करने के बाद ये क्या होगा? कॉल होगा और x y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। डेफ एड ऑफ y विद पैरामीटर विदाउट पैरामीटर्स, देखो दोनों कॉल करते हैं। देखो अब जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल किया, ऐड फंक्शन को, स्क्रीन ओके या ये फंक्शन लिखा, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया ऐड फंक्शन के थ्रू। ठीक है, ये क्या है? विदाउट पैरामीटर्स, और ये क्या आपका पैरामीटर्स। ये वाला पैरामीटर है विदाउट पैरामीटर्स है। एक्स ये आपके लोकल वेरिएबल्स है, ये आपका स्टेटमेंट कॉल करने का स्टेटमेंट, और ये रिटर्न टाइप है आपका प्रिंट सी। रन किया इसको, 30 आया। अब देखो अगर मैं इसको इस प्रोग्राम को 10 कितनी बार रन करूं इसको मैं, तो मेरा आउटपुट मेरा 30 रहेगा। आप राइट वंस टाइम एंड कॉल मेनी टाइम्स, यानी कि जब चाहे आप जितनी नीड हो उतनी बार कॉल करवा सकते हो इसको। अब देखो कॉल कैसे हो रहा है। सबसे पहले इसने चेक किया डेफ, डन हुआ। जैसे डेफ के पास देखा उसने, सबसे पहले वो इंटरप्रेटर है डेफ के पास, हाँ भाई एक फंक्शन है, इसने फंक्शन डिफाइन किया, देखा किस नाम का ऐड फंक्शन, उसने बोला कुछ भी पैरेंथेसिस नहीं है तो अंदर नहीं आएगा। सबसे पहले देखेगा हाँ भाई ऐड फंक्शन, सबसे पहले मैं कॉल होऊंगा, तो कॉल होने के पास इसके पास आया, हाँ भाई मैं कॉल हो रहा हूँ। कॉल होने के पास वापस यहाँ आया कि ठीक है कॉल हो चुका है, इस दरवाजे के पास है, फिर अंदर आया। वो अंदर देखा उसने दो वेरिएबल है आपके लोकल वेरिएबल्स, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20। इसको पता नहीं है कि मुझे क्या कॉल करना है, इसको ये तो पता है कि कॉल हो चुका है, लेकिन इसको पता नहीं क्या कॉल करना है। वो कंपाइल टाइम पे रन, इंटरप्रेटर कंपाइल टाइम पे नहीं करेंगे, रन टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा उसको कि मुझे क्या आउटपुट चाहिए एग्जैक्टली। तो x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, c इक्वल टू x प्लस y किया इसने, और c को प्रिंट किया, इन दोनों को ऐड करके उसने ऐड प्रिंट दे दी। ठीक है, उसके बाद आया आपका ठीक है, उसके बाद क्या? ऐड। अगर मैं एम्प्टी पास करता हूं, देखो अगर डेफ ऐड लिखा है, यहाँ 1 पैरामीटर पास किया तो ये एरर देगा। वो एरर कहाँ देगा? यहाँ पर, यहाँ पे एरर नहीं देगा, यहाँ एरर देगा।
देखो कहाँ पे दिया, ऐड फंक्शन को कॉल किया, वन आर्गुमेंट मिसिंग y, क्योंकि जैसे वो इसने कॉल किया है वो यहाँ के पास, यहाँ आया उसके पास आते उसने y देखा, इसमें y एक पैरामीटर नहीं है तो यहीं से बाहर अंदर जाएगा नहीं, यहीं पे कॉल करके वो बोल देगा वन आर्गुमेंट मिसिंग। मैंने यहाँ पास किया, अब यहाँ जो भी पास करना है पास कर सकते हो। 40 पास किया मैंने, तो भी यहाँ से y गया, y में 40 गया, 40 यहाँ से इनर हुआ और फिर यहाँ 40 गया, तो 10 + 40 = 50। 50 आंसर दे दिया उसने। अब ऐसा नहीं है, अब देखो ये तो हो गया पैरामीटर्स वाला। अब हम वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने दो पैरामीटर पास किए यहाँ पर, y, x, ठीक है, और इसको भी हटा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं कॉल करता हूं इसको, तो कह देगा एरर। इसमें अगर आपने y के तो 40 ले लिया, इसने 40 तो ले लिया, बट आपने दो आर्गुमेंट दिए तो आपको दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे इसमें। 40 लिया और 50 लिया, ठीक है, इसने 90 दे दिया। अब मैं जब चाहे इसको, अब मैंने वहां तो कॉल करवा दिया इसको, अब मैं रन टाइम पे इसको, अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट कोड चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वो चाहिए, तो मैं इसको कॉल करवा सकता हूँ अलग अलग नंबर देके, जब मैं जहां पे कॉल करवाऊंगा उसको, ठीक। सबकी वैल्यू आपकी अलग अलग है इसमें, तो जहां चाहो उसको लिखो एक बार और कॉल करो 1000 बार। इसमें कोई दिक्कत इस फंक्शंस में, आर्गुमेंट विदाउट आर्गुमेंट में किसी को? क्लियर है सभी का? नहीं सर। हो सर। ओके ठीक। क्लियर है या नहीं है? मैं क्लियर है तो आपने बोला नहीं, क्लियर है ना? क्लियर है सर। ओके क्लियर है सर। ठीक है। देखो फिर आपके एडवांटेज ऑफ फंक्शन, एडवांटेज क्या क्या उसके? राइट वंस एंड यूज इट एज मेनी टाइम्स एज योर नीड, दिस प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, फंक्शन फैसिलिटीज इजी ऑफ कोड मेंटेनेंस, वही सेम ऊपर वाला है। ना फिर उसको तो डबल डबल बार कॉल कर रहा है, ठीक। कॉलिंग अ फंक्शन, अब फंक्शन कॉल कैसे होता है देखो, अ फंक्शन रन्स ओनली व्हेन वी कॉल इट, फंक्शन कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन, यानी कि वो फंक्शन एक बार बना दिया आपने तो अपने आप कॉल नहीं होगा, उसको कॉल करना पड़ेगा, ओके। फंक्शन नेम, सिंटेक्स है फंक्शन नेम, आपने आर्गुमेंट लिखा, फंक्शन नेम दो आर्गुमेंट पास किए, अगर एम्प्टी लिया तो एड, वन लिया तो वन वन वन, आपने जो भी आर्गुमेंट लिया वहां पर पास करा सकते हो। हाउ टू वर्क फंक्शन, फंक्शन कैसे कॉल होता है वो बता ही दिया, कैसे कैसे कॉल होता है वो कैसे वर्क करता है उसका, ये दोनों आउटपुट कैसे आए थे उसके। द पैरामीटर y do not, ये पैरामीटर y, ओके, द पैरामीटर y do not know which type of value they are about to receive, यानी कि उसको पता नहीं कि आप किस टाइप की वैल्यू दोगे और ये एक्सेस करेगा, टू रिसीव, till the value is passed at the time of calling the function, it means the type of data is determined only during runtime, not at compile time, this is called dynamic type। मैंने पहले बताया था, मैंने रन टाइम पे वो एक्सेस नहीं करेगा ड्यूरिंग रन टाइम, मतलब डिटरमाइन कब करेगा, और रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे वो एक्सेस नहीं करेगा, कंपाइल टाइम में आपने वैल्यू डाल दी ठीक है, लेकिन रन टाइम पे वो एक्सेस करेगा आपने किस टाइप की वैल्यू डाली है इसमें, जिसे इसको बोला जाता है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे लिखा डेफ डिस्प लिखा, नेम साइबर सिक्योरिटी लिखा, प्रिंट किया वेलकम टू नेम। अब डिस्प अगर एक बार कॉल किया आपने तो अब यहाँ नेम, ये नेम वाला
ये नेम उठ के आ जाएगा। अब आपको चाहते हो जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई वेबसाइट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, तो अब आप जो फ्रंट एंड पे आपके वेबसाइट में कम से कम 10 पेज है। अब 10 पेज में आप चाहते हो कि उसमें हेडर फुटर है वो हर जगह कॉल होता है आपका, 10 पेज में हेडर फुटर सब जगह कॉल हो रहा है, क्योंकि उसकी जो फंक्शन बीच की फंक्शनलिटी वो तो चलो डेटाबेस से हिट होके आ रही है, बट लेकिन जो हेडर फुटर है वो तो फ्रंट एंड से उठ के आ रहा है ना। तो उस फ्रंट एंड में एक ऐसा फंक्शन लगा दिया, फंक्शन लगाने के बाद हमने उसको फ्रंट एंड पे एक पेज में डाल दिया। अब उसको उस फंक्शन को हमने 10 फंक्शन में कॉल करना है, तो उस फंक्शन को एक्सटेंड करेंगे हम, यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे उसको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो वहां तो इंपोर्ट करने, वहां पर फंक्शन को कॉल किया, वहां लिखा फंक्शन का नाम, और इंपोर्ट इंपोर्ट फंक्शन की वजह से हम सब जगह उसको इंपोर्ट कर लेंगे उस फंक्शन को। 10 पेज में तो 10 को हम कॉल कर लेंगे उसी को, जहां हमें एक ही वैल्यू चाहिए। तो क्या करेगा वो, 10 पेजों में आपका कोड बहुत कम हो जाएगा। बस वो कॉल किया, उस पर क्लिक करने के बाद आपको उस फंक्शन पे रिडायरेक्ट कर देगा वो। आप नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे गए, उस फंक्शन को कॉल किया मैंने 10 बार, तो 10 बार कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे यहाँ से नेम, जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे किसी का नेम, अब मैं क्या पास कर दूंगा, अगर जैसे बोलते ना क्या, जैसे मैंने हिट किया कि यूजर नेम क्लिक किया, जैसे कोई वेबसाइट पे क्लिक किया तो उसका नाम जीमेल पे, जैसे कोई अकाउंट हिट करता है तो वहां पर कोने में उसका नाम लिखा जाता है। तो नाम इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर एक नेम चलता है, नेम नेम यहाँ पर मैं वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा, जो भी नेम डालेगा वो डिस्प्ले कहाँ से होगा, आपका डेटाबेस से। यहाँ पे मैंने किसी का नाम सर्च कर दिया, नाम डाल दिया, नाम डालने के बाद इस नेम के वेरिएबल में डाल दिया और यहाँ पर एम्प्टी कर दिया उसको। या मैं एम्प्टी ना करके कैसे करूंगा उसको, उसमें फंक्शन में कैसा होता है आपका पाइथन में, ऐसे करके मैं उसका नाम डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया एम्प्टी को। अब जो क्लिक करेगा, जो भी नाम आएगा वहां से एक्सेस हो गया, उसका नाम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा नेम में। तो ये रियल टाइम एग्जांपल था इसका फंक्शन का। ठीक है। उसके बाद है सेपरेट फंक्शन फॉर एडिशन। सेपरेट फंक्शन बनाया, ये भी सेपरेट फंक्शन है, सेपरेट सेपरेट फंक्शन बनाए दोनों हमने। तो हम कैसे कॉल करेंगे इसको, सेम जो ऊपर बताया था वही डेफिनेशन है इसकी भी। ठीक है। ये एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है। फिर हम कैसे कॉल करेंगे, एक्सटेंड, इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके, इस आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद आता है आपका नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन में क्या होता है आपका, कि फंक्शन के अंदर किसी अदर फंक्शन को कॉल किया जाता है। जैसे फंक्शन है, जैसे एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने अगर इसी में नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना है, फॉर एग्जांपल आपने लूपिंग वगैरह पढ़ी है, नेस्टेड लूप वगैरह, वाइल लूप वगैरह कैसे करते थे हम, नेस्टेडिंग उसमें। तो इसमें क्या होता था, लूप के अंदर लूप था। लूप के अंदर लूप था, तो वैसे नेस्टेड फंक्शन होते हैं। व्हेन वी डिफाइन वन फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, इट इज नोन एज ए नेस्टेड फंक्शन और फंक्शन नेस्टेडिंग। यानी कि फंक्शन के अंदर किसी नेस्टेड फंक्शन को डिफाइन कर देना, वो आपका नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। बस ये ध्यान रखना, आपके जो उसमें जो आप वो बनाओगे, टूल्स वगैरह बनाओगे, तो उसमें नेस्टेड का ज्यादा यूज होगा, नेस्टेड फंक्शन का और नेस्टेड लूप का ज्यादा यूज होगा, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन को सब पता है, बट वहाँ नेस्टेड फंक्शन का ज्यादा यूज होगा। तो इसको अच्छे समझना कि डेफ डिस्प लिया, एक फंक्शन कॉल कराया, डेफ शो, उसी के फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन चलाया, प्रिंट शो किया, यहाँ पर प्रिंट शो फंक्शन किया। उसके बाद प्रिंट डिस्प फंक्शन किया। अब डिस्प फंक्शन क्या करेगा, आपका शो, सबसे पहले इसको कॉल करेगा। ऐसा करता हूं, मैं इसको लिखता हूं और समझाता हूं फिर इसको अच्छे से। देखो, कॉल किया इस फंक्शन को, देखो सबसे पहले डिस्प फंक्शन कॉल हुआ आपका। अब डिस्प फंक्शन कैसे चला, सबसे पहले डिस्प कॉल हुआ, इसके पास आया, फंक्शंस को सबसे पहले यहां से कॉल होती, किसके पास है, इसके पास आया, है ना। सबसे पहले फंक्शन, देखो सबसे पहले वहां पे कॉल होता था, वहां पे सबसे पहले आउटर कॉल होता था, उसके बाद इनर कॉल होता था, याद रखना। सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन डिस्प पे, डिस्प के पास आया, फिर नीचे आया, अंदर नहीं देखा क्या है, डिस्प फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा, उसमें डिस्प फंक्शन में क्या वैल्यू है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये वाला है ये फंक्शन, तो सबसे पहले डिस्प फंक्शन को कॉल कर लिया। उसके बाद फिर अंदर आया, तो बाहर नहीं आया, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, शो फंक्शन, तो उसने शो को कॉल किया, शो में आपका ये वाला फंक्शन कॉल रहा है, तो उसने शो फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले आउटर फंक्शन कॉल होता है, फिर उसके बाद इनर फंक्शन कॉल होता है, सेम उसी की तरह जो आपने उसमें देखा था, इसमें जो आपका फॉर लूप और नेस्टेड लूप वगैरह वर्क थे, उसी की तरह होता है आपका नेस्टेड फंक्शन।
उसके बाद होता है आपका पास अ फंक्शन एज अ पैरामीटर, यानी कि हम फंक्शन को पैरामीटर के थ्रू कैसे पास कर सकते हैं। जैसे डेफ डिस्प लिया, एसएच किया, प्रिंट डिस फंक्शन किया, एसएच। अब ये वाला क्या हो गया आपका फंक्शन हो गया, आपका एज अ फंक्शन हो गया। डेफ शो किया, रिटर्न शो फंक्शन किया, डिस्प शो फंक्शन किया। अब देखो हम किसी फंक्शन को हम कैसे पास कर सकते हैं उसकी बॉडी में एज अ पैरामीटर। डेफ लिया, डिस्प एसएच किया। देखो एसएच ये पैरामीटर, एक तरीके से पैरामीटर है, बट लेकिन अंदर देखा जाए, जब अंदर कॉल करते हैं इसको फंक्शन के अंदर, यानी कि इसको देखो जब तक बाहर है, बाहर से हम जब कॉल करते हैं इसको, यहाँ पर अगर मैंने कोई वेरिएबल लगाया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, ये बताया था आपको कि अगर मैंने यहाँ कोई पैरामीटर पास किया एक्स वाई, तो ये एक्स वाई यहाँ पर क्या है, एज अ पैरामीटर है। बट अगर इसको अंदर कॉल करूंगा मैं, तो एज अ फंक्शन के डिनोट में कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से फंक्शन को बाहर से कॉल किया जाता है। बाहर से कॉल करोगे जब तक वो आपका पैरामीटर है, अगर फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को चेक करोगे पैरामीटर को, तो एज अ फंक्शन कहलाएगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैंने इसको कॉल किया, ये कॉल किया, ठीक है चलो, ये जब तक तो फंक्शन है आपका, वेरिएबल वो है पैरामीटर। बट लेकिन अगर आपने प्रिंट टाइप ऑफ एसएच करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, आपका फंक्शन बन जाएगा। और फिर दिस फंक्शन इसको कॉल करेगा एसएच, एसएच में क्या आपका ये वाला, तो ये एसएच को शो करेगा, फिर शो फंक्शन इसको रिटर्न करके शो फंक्शन आउटपुट रिटर्न कर देगा उसको। देखो कैसे आउटपुट आ रहा है इसका। देखो सबसे पहले क्लास फंक्शन, देखो ये डेफ डेफ है, ये डिस पे एसएच, जब तक ये पैरामीटर था। अब जब मैंने इसको फंक्शन के अंदर कॉल किया है, देखो फंक्शन के अंदर कॉल किया मैंने इसको एसएच को, तो क्या बताया इसने, क्लास क्या है, फंक्शन, ये फंक्शन बना दिया इसको, एसएच क्या बताया, फंक्शन। जबकि पैरामीटर था इसमें, फंक्शन के अंदर पैरामीटर था, लेकिन इसका फंक्शन के अंदर कॉल किया ऐसे इसको फंक्शन बना दिया। तो डिस फंक्शन एसएच, एसएच को कॉल किया, तो एसएच क्या है आपका, एसएच फंक्शन बन चुका है। अब इस वाले फंक्शन को इसमें क्या कर दिया, इस वाले फंक्शन को इसमें क्या कर दिया, एज अ पैरामीटर पास कर दिया। तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हुआ आपका डिस्प फंक्शन, डिस्प फंक्शन कॉल हुआ, फिर जो प्लस किया इसको एसएच बना के, जब तो हम इसको कॉल कर पाए शो फंक्शन में। अब इस शो फंक्शन को एज ए पैरामीटर इसमें पास करना है, एक पैरामीटर पास करना है डिस्प में, यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर पास करना है डिस्प वाला, तो एसएच को मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया फंक्शन के थ्रू, और इस शो को मैंने इसमें इनर कॉल करवा लिया। तो क्या किया इसने, रिटर्न कॉल कर दिया शो फंक्शन को, इसने इस डिस फंक्शन के साथ इस वाले फंक्शन को ऐड किया, ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर इस वाले फंक्शन को पैरामीटर मिलकर इसने शो फंक्शन को कॉल कर दिया। तो डिस फंक्शन आपका शो फंक्शन दोनों इस तरह से कॉल हुआ। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं इसको कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हम कैसे पैरामीटर पास करें। इसका ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि कोई भी फंक्शन ऐसे हम फंक्शन के थ्रू यूज नहीं कर सकते। बस ये थीम था इसलिए मुझे बताना पड़ा, क्योंकि इसमें ये क्या मिथ है एक तरीके से। काफी लोग जो डेटा साइंस पे यूज करते हैं इस लेवल का यूज करते हैं फंक्शंस का, क्योंकि हमें फंक्शन को अगर इसे पैरामीटर बना के पास करना है, इससे क्या आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा और ओवरलोड नहीं होगा फंक्शन, और वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम रहेगी, ज्यादा नहीं होगी उसकी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ये इसका बहुत बड़ा मेन रोल है, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन पैरामीटर्स आर कॉल्ड एज अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, यानी कि फंक्शन के अंदर, अगर फंक्शन के अंदर ये आर्ग्यूमेंट पास किए तो क्या कहलाएगा, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फंक्शन कॉल आर्ग्यूमेंट आर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ये आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। फॉर्मल ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से याद रखना कि फॉर्मल और एक्चुअल, इंटरव्यू क्वेश्चन से व्हाट इज अ फॉर्मल और व्हाट इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। अब टाइप ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, टाइप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ये वाले एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप से हम डिस्कस करेंगे, 5 टाइप, एक एक टाइप को पढ़ेंगे इसमें। पहला आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, देखो these arguments are passed to the function in correct positional order। यानी कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जितने आपने आर्ग्यूमेंट पास किए आपको उतने ही जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पास किए उतने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। The number of arguments and their positions in the function definition should be equal to the number of positional of the argument in the function call। यानी कि अगर ये सेम है
तो आपको यहाँ कॉल करते वक्त भी सेम आर्गुमेंट लेना पड़ेगा। आओ एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो अगर मैंने 2 लिया यहाँ पर, 5 की पावर 2 करी, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? जेड। क्या आंसर आना चाहिए? 25। 5 की पावर 2 हो गए यहाँ पर, ठीक है। और अगर उसी को आपने चेंज कर दिया, 2 की पावर 5 कर दिया, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये एक्चुअल इसमें क्या होता है आर्गुमेंट में, इस वाले में पोजिशनल आर्गुमेंट में क्या होता है कि आप जितने आर्गुमेंट्स ले रहे हो, उसमें आपने जितने आर्गुमेंट्स यहाँ पास किए उतने आर्गुमेंट आपको यहाँ पास करना पड़ेगा। ये फॉर्मल है, ये एक्चुअल है, जितने फॉर्मल उतने एक्चुअल होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे ज्यादा डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 3 ले लिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एरर शो करेगा, क्योंकि देखो पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वे आर गिवन, ठीक है। या उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। दिस आर्गुमेंट्स आर पास्ड टू द फंक्शन with name value pairs, so keywords argument can identify the formal arguments by their names. The keywords arguments name and formal arguments name must match. देखो दोनों का नाम कैसे मैच होना चाहिए उसमें? देखो जब से पहले दिया, अगर आपने यहाँ पर नेम लिया, नेम लिया, अब नेम और एज दोनों आर्गुमेंट सेम होना चाहिए आपके, तब तो कॉल होगा वो, ठीक है। और कॉल करते वक्त भी सेम, यहां से तो ये लेगा और यहां से ये लेगा, इसलिए सेम होना चाहिए सारी चीजें। नेम आपने यहाँ पास किया, एज यहाँ पास किया आपने, नेम आपका सेम आ गया, एज 62 हो गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ नेम कैपिटल कर दिया, तो अब देखो आगे ना एरर। इसलिए हर जगह सेम होना चाहिए, आपने जो पैरामीटर यहाँ पास किए वे पैरामीटर आप कॉल करते वक्त और असाइन करते वक्त पास करोगे। अब ऐसा करो 1 मिनट रह गया, आप रिकनेक्ट कर लो दोबारा इसको, है ना।